this video, we will study about one of the important topic of the soil science, that is the soils of India. Okay, so ये बहुत एक important topic है because अगर जो introductory courses होते हैं या फिर introductory type के exams होते हैं जिसमें बहुत basic introduction पूछा जाता है, तो वहाँ पे agronomy के साथ साथ एग्रीकल्चर, बेसिक एग्रीकल्चर के साथ सॉइल्स ऑफ इंडिया से डेफिनेटली वहाँ पे क्वेश्चन हमें मिलता है। तो इसे कैसे स्टार्ट करें और कैसे इसको समझें, अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आप कैसे इसको समझ सकते हैं। और होता क्या है कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में होने के बाद भी कई बार हम लोग कोई चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द वेरी बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। आप इस मैप को देखें, उसके अकॉर्डिंग समझें एंड थोड़ा सा क्रॉपिंग पैटर्न भी यहीं पे समझें कि कहाँ पे कैसी क्रॉप लगाई जाती है, कैसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कैसा क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो होता है। तो आप न सिर्फ सॉइल से उसको कोरिलेट कर पाएंगे बल्कि आप उसको उस पर्टिकुलर स्टेट से भी कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे क्रॉपिंग पैटर्न या फिर नॉर्थ ईस्ट कंडीशन में कैसे हम ग्रो करते हैं, साउथ में हम कैसे ग्रो करते हैं, इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसके लिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन कई बार नहीं पूछे जाते हैं। तो इस मैप को देख के आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि हमारे जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जो हम लोग क्लास 8th में भी पढ़ते थे। तो क्लास 8th में ही पढ़ते थे, ये मैप हमने वहाँ भी देखा था। तो आपको बेसिक इसको समझना है। तो कैसे आप इसको करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे ऊपर वाला पार्ट दैट इज द माउंटेनियस एंड द फॉरेस्ट सॉइल। ओके, सो ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, देन हिमाचल का पार्ट है, देन उत्तराखंड का पार्ट है। तो ये तीन स्टेट एंड कुछ पार्ट यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का भी, यहाँ पे बेसिकली माउंटेनियस है या फिर फॉरेस्ट सॉइल्स पाई जाती है। अब ये तो आई थिंक किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं, अगर इंडिया में कभी पूछा जाए कि आपको माउंटेनियस या फिर फॉरेस्ट सॉइल्स कहाँ पाई जाती है तो हर कोई इसको बता देगा। यहाँ पे हर कोई घूमने जाता ही है तो सभी को पता है यहाँ पे माउंटेन्स हैं बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा स्लोप है सॉइल्स का, और यहाँ पे माउंटेन में फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये माउंटेनियस है, फॉरेस्ट सॉइल है। अब हम यहाँ पे अगर क्रॉप कल्टीवेशन से इसको लिंक करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, एग्री क्रॉप्स यहाँ पे नहीं ग्रो हो पाती हैं, वो यहाँ पे एक कांस्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम यहाँ पे नहीं ग्रो कर सकते हैं क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है। हाई स्लोप होने की वजह से वहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा लैंड एरिया नहीं है, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड नहीं है जिसमें कि हम पैडी या फिर वीट ग्रो करें। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये माउंटेन है, इस टाइप से माउंटेन होते हैं, अगर आप इसको फिर भी इसमें थोड़ा सा टेरेसिंग करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती हम जिसे कहते हैं, यहाँ पे टेरेसिंग करते हैं, तो अगेन जब यहाँ पे वाटरफॉल होता है तो वाटर सीधे सीधे नीचे परकुलेट हो जाता है, इनफिल्टर हो जाता है और यहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं रहता है। तो आफ्टर इतनी सारी रेंज होने के बाद भी वाटर अवेलेबल नहीं होता है हायर स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में, तो यहाँ पे एग्रोनॉमी क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे कैसी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो आप सभी को पता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या क्या आता है, एक तो वेजिटेबल्स आती हैं, एक आता है फ्रूट्स और आता है फ्लावर्स। तो अगर आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट करो तो आप इजीली समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए अगेन वही कांस्टेंट है, क्योंकि हमको बल्क में प्रोड्यूस करना है तो हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए। तो अगेन वो थोड़ा सा है कि हम बहुत बल्क में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑल्दो क्योंकि क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो हम थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हैं। देन फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पे जितने टेम्परेट फ्रूट्स हैं, टेम्परेट क्लाइमेट, ये टेम्परेट हमारा क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल अंदर नीचे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। इंडिया 3 जोन में बटा हुआ है। तो टेम्परेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे प्लम की, प्लम, पीच, पियर, एप्रिकॉट, आलमंड, ये सारे ही जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी, और सबसे बड़ी बात एप्पल, तो एप्पल बॉल भी हम हिमाचल को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेट में ये सरप्लस में इनका प्रोडक्शन होता है, या आप कह सकते हैं प्रोडक्शन इनका यहीं तक लिमिटेड है। बाकी इंडिया के आप किसी भी पार्ट में कभी ना आपने अखरोट लगा हुआ देखा होगा, ना आपने एप्पल लगा हुआ देखा होगा। तो ये इसी क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट्स की ही प्रॉब्लम ये यहीं पे ग्रो हो सकती है। देन ये माउंटेनियस एंड द फॉरेस्ट सॉइल्स हैं। देन उसके बाद हम आते हैं जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल्स हैं, दैट आर द एलुवियल सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एलुवियल सॉइल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो इंडिया का जो मेजर एरिया है दिस कम्स अंडर द एलुवियल सॉइल्स,
एंड अलूवियल सॉइल्स हैज द प्रेशर टू सस्टेन, और हम कह सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन को फीड कराने का सारा प्रेशर है वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है। क्योंकि जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है जिसमें क्या आता है, पैडी एंड वो सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो होता है, तो यहीं पे होता है। आपने देखा कि वीट का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज यूपी, पैडी के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज वेस्ट बंगाल। एंड अगेन दिस इज अंडर द इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन एंड ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। आप सभी को पता है गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकलती है शिल गंगोत्री से, यानी ये ऐसे मूव करते हुए लास्ट में वेस्ट बंगाल में और इधर फिर समुद्र में मिल जाती है। सो बेसिकली ये जो अलूवियल सॉइल है तो ये बनती ही कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट। तो इस वजह से ये कैसी सॉइल है, तो नई सॉइल है और ये हाईली फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल होने का रीजन क्या है, फर्टाइल सॉइल ये क्यों है? फर्टाइल सॉइल सिर्फ इसलिए नहीं है कि नई है तो फर्टाइल है, फर्टाइल इसलिए है, एक तो देखिए नई सॉइल है तो वहाँ पे जो सॉइल टेक्सचर है वो काफी ज्यादा अच्छा है और ज्यादा क्या होता है सैंडी, और जितना पुरानी सॉइल होती है उसमें क्ले एडिशन होता जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इरिगेशन कोई चैलेंज नहीं है, इरिगेशन कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है जो वो बहुत हाई है। एक्वीफर हाई होने की वजह से फार्मर को इजीली इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो इजीली वो ग्रो कर सकता है। और क्योंकि ये नई सॉइल्स है यहाँ पे किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ऑल्दो वो क्लाइमेट के लिए सूटेबल होना चाहिए, क्योंकि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। तो मैक्सिमम क्रॉप्स जो एग्रोनॉमिकल या फिर सीरियल क्रॉप या फिर पल्स क्रॉप यहाँ पे हो सकती है। तो ये अलूवियल पार्ट है, तो आपको इस टाइप से देखना है। ऊपर का पार्ट हमारा माउंटेनियस, देन इज द अलूवियल, देन इज द रेड सॉइल। तो रेड सॉइल एज द कलर इंडिकेट्स, दिस इज द रेड एंड व्हाइट इज रेड ड्यू टू द वाइड डिफ्यूजन ऑफ द आयरन ऑक्साइड्स या आयरन ओर्स आप कह सकते हैं, बेसिकली आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो FeNAl इनके वाइड डिफ्यूजन की वजह से ये ऐसा कलर होता है। दीज सॉइल्स आर वेरी शैलो, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ इनकी नहीं होती है, या इनका फॉर्मेशन अभी हम आगे देखेंगे कैसे फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज आता है दैट इज द प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड दैट इज एल्कलिनिटी एंड द सैलिनिटी। अब ये एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी क्या होती है, दीज आर द प्रॉब्लमेटिक सॉइल। सैलिनिटी या एल्कलिनिटी हम तब कहते हैं जब हमारे सॉल्ट आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीएच अगर बहुत कम होता है देन हम उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं। वो बेसिकली कोस्टल सॉइल या फिर पीटीएन मार्शी एरिया में वो पाया जाता है। तो ये रेड सॉइल वाला पार्ट है। देन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट कह सकते हैं कि पॉपुलर सॉइल है, दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। अभी ब्लैक कॉटन सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं। एक तो यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्लैक कॉटन सॉइल, एज द नेम सजेस्टिंग इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन क्रॉप। एंड वन मोर थिंग इज व्हेन द सफिशिएंट वाटर इज देयर, तो यहाँ पे इस सॉइल में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड व्हेन द अल्टरनेट ड्राइंग इज देयर, तो ये श्रिंक कर जाती है। तो जब पानी इसको मिला, मान लीजिए सॉइल इस लेवल पे थी, जब इसको वाटर मिला तो ये इधर स्वेल हो गई। अब जब पानी फिर से चला गया तो ये श्रिंक हो गई। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा वो जो डिप्राइव्ड फार्मर वाली पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें हमें बड़े बड़े से क्रैक्स दिखाए जाते हैं, वो जनरली महाराष्ट्र के इधर वाला पार्ट दिखाया जाता है जनरली कॉटन फार्मर्स। तो ये क्रैक्स पड़ने का क्या सबसे बड़ा रीजन यही है, ड्यू टू द स्पेशल टाइप ऑफ क्ले पार्टिकल। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो सॉइल है हमारी, दिस इज न्यूली फॉर्म्ड एंड दिस इज रिच इन द सैंडी पार्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं जो सॉइल मिनरल पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स है वो कैसा है, यहाँ पे सैंडी है। और ये पुरानी सॉइल है तो यहाँ पे क्या है, क्ले पार्टिकल ज़्यादा है। तो इस टाइप के फीचर्स भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। देन हम लेटराइट सॉइल की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोस्टल वाला पार्ट है लेटराइट वाला पार्ट है, और ये वाला एरिड पार्ट या फिर डेजर्ट वाला पार्ट है। तो आई थिंक ये तो आप सभी समझते होंगे इसको क्या बताना है। ट्रॉपिक जो लेटराइटिक सॉइल है जो कोस्टल पार्ट है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है या फिर वाटर बहुत ज़्यादा है, वेल सैचुरेटेड से भी ज़्यादा वो सबमर्ज कंडीशंस होती हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। देन इज द इंडियन क्लासिफिकेशन, जो सॉइल क्लासिफिकेशन है एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने किया था, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी 1953 में, जिसने कि इंडियन सॉइल्स को 8 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो वो 8 मेजर ग्रुप्स क्या हैं,
वो हम देखेंगे। आई होप कि आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैथ से समझ आ गई होगी, तो आपको कोरिलेट करना इजी होगा। देन फर्स्ट इज द अलूवियल सॉइल, सेकंड इज द ब्लैक सॉइल और वेरी गुड सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम इसे कहते हैं। देन इज द रेड सॉइल, लेटराइटिक सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल, पीटी मार्शी सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। देन जब भी हम डिस्कस करते हैं अलूवियल सॉइल्स, तो अलूवियल सॉइल्स दीज आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स। डिपोजिशन ऑफ द रिवर्स का क्या मतलब होता है, आप गंगा नदी को एज्यूम कर सकते हैं। तो गंगा नदी इज टेकिंग सॉइल पार्टिकल्स, और आप कह सकते हैं कि जो रॉक्स वहाँ पे टूट रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा कि लैंडस्लाइड इज अ मेजर प्रॉब्लम। लैंडस्लाइड होने की वजह से जो वो मिट्टी उसमें मिलेगी, वहाँ पे बहुत हाई फ्लो होता है, वाटर का स्लोप ज़्यादा होने की वजह से वो सारा का सारा कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, प्लेन्स में। तो प्लेन में वो सारा जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे अलूवियल सॉइल्स बनती हैं। सो दीज आर न्यू। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ सॉइल 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 45% ये कवर करता है। आप देखो उत्तराखंड से ही गंगा नदी निकली, यूपी का पूरा बिहार पार्ट कवर करते हुए वेस्ट बंगाल से जो है बांग्लादेश में चली आती है। तो आप देखो यहाँ पे जब ये स्लोप से नीचे आती है तो हम इसको तराई रीजन बोलते हैं, देन उसके बाद प्लेन वाला पार्ट कहते हैं। तो इसमें दो रीजन होते हैं, अगेन उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। ये नदी है, तो उसके जो पास वाला पार्ट है, जो जिसमें जो हम कह सकते हैं कि फ्लड एरिया भी हम इसे कहते हैं, बेसिन भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या चीज़ है, खादर सॉइल। एंड जो दूर है, मतलब जो पुरानी हो चुकी है, जो पहले बन चुकी है, दैट इज नोन एज द बांगर सॉइल। तो बांगर सॉइल इज द ओल्ड अलूवियम, खादर सॉइल इज द न्यू अलूवियम। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, खादर नहीं है, बांगर पुरानी है। वहाँ पे यहाँ पे जो सैंडी पार्टिकल्स ज़्यादा है, मतलब पूरी सॉइल एक ऐसा कह सकते हो सैंडी नेचर है, यहाँ पे सैंड प्लस सैंड सिल्ट क्ले तीनों ही पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस होता है खादर एंड बांगर सॉइल का। So alluvial soils are rich in potassium and the humus but lacks in the phosphorus and nitrogen. So this is for all India की जितनी भी soils हैं, these are deficient in the nitrogen. कोई से भी soil हो ऊपर से लेके नीचे तक सारी ही soil nitrogen में deficient है। इसको आप इस टाइप से भी correlate कर सकते हो। जब भी हमारी fertilizer recommendation की जाती है किसी भी crop के लिए, मान लीजिए wheat के लिए ही है तो 120, 60, 40 इस टाइप से की जाती है। तो 120 का क्या मतलब है, 120 kg ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। तो सबसे ज्यादा हमको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। ऑल्दो क्रॉप की रिक्वायरमेंट भी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, बट हमारी सॉइल में वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें सारा का सारा आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी सॉइल्स हैं, नॉट ओनली अलूवियल सॉइल, सारी की सॉइल्स हमारी कैसी हैं, रिच इन सॉरी deficient in nitrogen. Then these are the most fertile soils. These are the most fertile soil, and why these are fertile? So these are newly formed soils हैं. Good humus. Irrigation is not a challenge here, क्योंकि जो हमारा एक्वीफर है, वाटर लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो कंटिन्यूसली इरिगेशन मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी चैलेंज नहीं है इरिगेशन का, रेन फेड फार्मिंग नहीं होती है। तो दीज आर द मोस्ट फर्टाइल। एग्रोनॉमिक या फिर कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन इज नॉट अ कांस्टेंट है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया है। इंडो गैंगेटिक प्लेन का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कई बार। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे देखें, तो we have 17% of our population, around 2.4% of land area and 4% of water resources. तो इंडिया को अगर हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड की जो 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, और हमारे पास लैंड जो एरिया है जो 331 या 330 स्क्वायर मिलियन हेक्टेयर है एरिया जो है, दैट इज द 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया। तो टोटल वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया हमारे पास है, एंड द वाटर रिसोर्सेज सिर्फ हमारे पास 4% है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा प्रेशर है वो किसके पास है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के पास। प्रेशर क्यों है, क्योंकि जो 17% पॉपुलेशन को फीड कराना है, जबकि हमारे पास एरिया बहुत कम है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है। तो सर्टेनली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे होती है। एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की ही वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि
कि यहाँ पे एक तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, फर्टिलिटी सब कुछ अच्छा है। और बड़ी बात यहाँ पे हम जितनी सारी क्रॉप्स हैं, मतलब जो हमारी मेन क्रॉप्स है पैडी एंड वीट, वो यहीं पे ग्रो हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं जो पॉपुलेशन का प्रेशर होता है ये इंडो गैंजेटिक रीजन ही बियर करता है। Then we comes to the black soil. So black soil is it is also known as the Raipur or the black cotton soil because this is favorable for the cultivation of the cotton soil. So that's why these are known as the black cotton soils. Although if you see now in the recent year the area has shifted to the UP, Punjab and Haryana. Cotton is now growing. Farmers are growing in Haryana, Punjab also. So थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल्स, ब्लैक कॉटन को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जबकि बाकी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर द फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा इन द डेक्कन प्लेट्यू। तो दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार जो हम कहते हैं उसके जो इसका ओरिजिन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सॉलिडिफिकेशन हुआ लावा का जब वो अर्थ पे आया वोल्केनिक इरप्शंस के बाद, तो वो उस वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई। देयरफॉर इट इज रिच इन मिनरल्स। तो बहुत सारे ओर्स हैं यहाँ पे, मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स में रिच है। देन इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द स्वेलिंग एंड द श्रिंकिंग। लार्ज क्रैक्स जो बनते हैं दैट जो मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताई, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोंटमोरिलोनाइट। So due to the presence of the montmorillonite, the wide cracks are there, swelling and shrinking वहाँ पे होती है, and it is most terrible। आप कभी देखो, जस्ट आप सर्च कर सकते हैं द यूट्यूब द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल, तो आप देखोगे कि आपने एज्यूम नहीं किया होगा जितना वो होता है कि ये सॉइल का लेवल है, तो सॉइल इतने लेवल तक उठ जाती है, अल्टरनेट ड्राइंग होती है तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं। They can store the moisture for a long time because they are rich in clay. Alluvial soils कैसी थी? These are sandy in nature. Now these soils are the clay in nature, so they can store the moisture for the longer time. They contain iron, aluminium, and the potash. But again, these are also deficient in the nitrogen. So nitrogen we have to provide for the cultivation. Then we'll come to the red soil. As the name suggesting red soil, so it means the color is red. Soil color is red. And why it is red? Due to the high iron content, या हम कह सकते हैं diffusion of iron ores in the soil. So these are formed by the metamorphic rocks. Weathering of metamorphic rocks. Rocks are generally of three types. One is the igneous rocks. Then is the sedimentary rocks. Then is the metamorphic rocks. So igneous rocks सबसे बेसिक रॉक्स है या प्राइमरी रॉक्स आप कह सकते हैं। देन उससे उसके ब्रेकडाउन से फ्लोरा, फौना या वेरियस फैक्टर्स जो उस पर वर्क करते हैं वो उनके ब्रेकडाउन से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और सेडिमेंट्री के ब्रेकडाउन से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं और इग्नियस से डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स बन सकते हैं। इसके क्या एग्जांपल है वो हम सॉइल डिटेल्स या फिर जो हमारा आगे चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक। ये रेड सॉइल कैसे बनी है? ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे आप थोड़ा सा और कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक लास्ट स्टेज होती है रॉक्स की, मतलब पहले भी उसमें काफ़ी वेदरिंग होगी, उसके बाद भी और वेदरिंग के बाद ये सॉइल्स बन रही हैं। दैट मीन्स कि इसमें जो ओर या फिर बहुत ज़्यादा वेदरिंग हो गई है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो पेरेंट मटेरियल है उससे बहुत ज़्यादा डिफर करता है। और अगर यहाँ पे कोई भी ओर है, जैसे यहाँ पे आयरन एंड एल्यूमिनियम के ओर्स रहते हैं, तो उस वजह से इसमें वाइड डिफ्यूजन होता है दैट पर्टिकुलर। These are rich in potash, iron but lack in the phosphate, nitrogen। तो ये तो कॉमन है इंडिया के लिए, तभी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, तो इसमें कोई याद करने से चीज़ नहीं है। You have to remember that the nitrogen is deficient in the Indian soils. So these soils are found in a state like the part of the Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, etc. In these states, these type of soils are found. Then is the lateritic soil. So again there is two type of soils which you may have the doubt. One is the lateritic soil, other is the marshy and the peaty soil or peaty और marshy soil। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? lateritic soil का अगर फॉर्मेशन देखें, दिस फॉर्म्स अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। मीन्स एक तो गर्म होना चाहिए, मतलब पहाड़ों में हम इसको cannot assume in the mountainous and the forest region, high temperature is required with the high rainfall, then the alternate wet and the dry periods regular, this forms the lateritic soils। तो जो मैंग्रोव्स वाली कंडीशन है, जो हमारा कोस्टल रीजन है पूरा का पूरा, दोनों कोस्ट एरिया, तो वहाँ
पे ये कंडीशन मिलती है कि टेम्परेचर भी हाई है और हैवी रेनफॉल भी है और अल्टरनेट वेटिंग भी वहाँ पे होती है। दिस मेक्स द लेटराइटिक सॉइल। पीटी एंड मार्शी सॉइल की बात करें तो पीटी और मार्शी सॉइल एक जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर है उस सॉइल को हम कहते हैं। वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा सबमर्ज कंडीशन जैसे यहाँ पे होती है, दैट इज नॉट देयर। वहाँ पे वो कंडीशंस होती हैं और उसमें क्या होता है क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस वहाँ पे चल रही है और पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है सॉइल का। इसका मतलब क्या होता है, दो सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसको हम आगे देखेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ये इतनी एसिडिक नहीं होती है। और यहाँ पर भी क्रॉप कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल लेटराइटिक सॉइल में। ऑल्दो कहीं और अगर कलाम बहुत ज़्यादा सबमर्ज कंडीशन नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज भी मांगते हैं। सॉइल्स आर गुड फॉर द मैंग्रोव्स। तो आप सभी को पता है जो हमारे कोस्टल पार्ट है वहाँ पे हाँ, पढ़े। ग्रो करते हैं। जमात जब होता है जमात के साथ खाना चाहिए। सही बात है, जमात होता है तो जमात के साथ पढ़ना चाहिए। थोड़ा धीरे क्या मतलब क्या मतलब उसमें क्या कमी है? तो क्या था, जितना सॉल्ट होता है वो पानी के साथ पिघल के आगे चला जाता है, सॉइल कैसी हो जाती है, पोरस हो जाती है। सॉइल इज डेफिशिएंट इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऑल्टरनेट अरे बात ही है ना, खत्म हो गया, 4 समझ रहा है। कैसी है, डेफिशिएंट नहीं है तो नाइट्रोजन। है नहीं, इसलिए तो क्या करेगा। एरिड इन द डेजर्ट सॉइल, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा चीज लैपटॉप लेके फिर आ गए क्या? आपको पता है कि राजस्थान का एरिया इट इज एरिड इन द डेजर्ट पार्ट। आप बोल रहे थे उसका कलर ब्राउन से या फिर रेड तक हो सकता है। खाने वाला कुछ लाए हैं? नॉट पॉसिबल टू एग्रीकल्चर इन दिस टाइप ऑफ सब दे दिए। पॉइंट ऑफ व्यू। देन सैलाइन एंड अल्कलाइन की हम जब बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, these are the problematic soils in the Indian agriculture. Indian agriculture ऐसा डीजल भी soil problematic क्यों है, ये किसी भी सॉइल हो सकती है अगर कहीं सैलाइन मतलब पोटेशियम या फिर नाइट्रो पोटेशियम आप खेलेगा ना? सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन कहाँ सर? सैलिनिटी और प्रॉब्लम बढ़ती है। इसका पीएच क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, वो प्रॉब्लमेटिक आपको खाना है। बेसिकली ऐसे सॉइल्स हैं जिसकी वजह से जो क्रॉप होती है वो वहाँ पे ग्रो नहीं तो मतलब नहीं खाइएगा। contains the salt like sodium, magnesium, calcium. Infertile soils होती हैं, इतना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा तो वहाँ पे क्रॉप डेफिनेटली ग्रो नहीं हो पाएगी। फॉर द कल्टीवेशन सैंडी टू लोम इन टेक्सचर, तो ये तो सॉइल कोई सी भी हो सकती है, टेक्सचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे सॉइल बहुत ज्यादा है। हल्ला कर रहे थे हमारी बहुत। क्रॉप एरिया हल्ला बहुत कर रहे थे। सभी जगह ये सॉइल्स पाई जाती हैं, बट अगर आप देखोगे आपको फिर भी फोकस करना है तो जो रेड सॉइल वाला एरिया है दैट इज अगेन वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र सभी जगह सैलिनिटी एक चैलेंज हमारे सामने एग्रीकल्चर में बनता ही जा रहा है। देन इज द पीटी एंड द मार्शी सॉइल। जैसा मैंने आपको अभी बताया, द डिफरेंस इन द पीटी, मार्शी एंड द lateritic soil is lateritic soils are generally in the submerged condition with high temperature and alternate drying and wetting is there. So in this there is high humid region. तो ये पहाड़ों की कंडीशन हो सकती है। Accumulation of organic matter बहुत ज़्यादा होता है। These are black in color, highly acidic and heavy. That's make them unfit for the crop cultivation or the agriculture you can see. So area अगर आप देखें तो Kottayam, Aleppo in the Kerala, coastal part and the Sundarbans of the West Bengal. तो अगेन जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो कुछ आप देख सकते हैं दोनों का एरिया क्लैश हो सकता है। बट अगेन आपको दोनों में क्लियर कट डिफरेंस यही है कि जो लेटरेटिक सॉइल्स हैं वो सबमर्ज कंडीशन होती है विद हाई टेम्परेचर अल्टरनेट ड्राइंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता बट ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड एंड सबमर्ज कंडीशंस आर आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। Then is the forest and the mountainous soil. So forest and mountainous soil, I have already told you in that India political map, जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला, हिमाचल वाला एंड उत्तराखंड वाला, that is the forest and mountainous soil. So these soils are found in area where the sufficient rainfall and thick forest are already present. तो जो हमारा उत्तराखंड के पहाड़ है, हिमाचल के पहाड़ है, जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ है, वहाँ पे ये टाइप की सॉइल पाई जाती है। दे आर लोमी ऑन द वैली साइड, जहाँ पे थोड़ा सा प्लेन टाइप का एरिया था वहाँ पे ये लोमी सॉइल होती है एंड द हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमस, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर फॉरेस्ट से कंटिन्यूस मिलता रहता है और वो वैली को मूव होता है ड्यू टू द वाटर। इन द स्नो बाउंड एरिया में एसिडिक सॉइल होती है क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन अभी चल ही रहा होता है, लो ह्यूमस वहाँ पे होता है। ह्यूमस इज द फाइनल डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, फाइनली डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर को जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम
ह्यूमस कहते हैं। They are found in the states like Jammu and Kashmir, उत्तराखंड, हिमाचल एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आई थिंक अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसके बाद आपको इसको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Then this is the scientific classification or you can say the UN classification of the soil orders, soil taxonomy. This is also known as, so the basically there are 12 type of classification is there according to the USDA soil classification. It is present in the USDA site, so आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे लास्ट ईयर नाबार्ड के एग्जाम में 2020 ये पूछा गया था कि वर्टिसॉल्स जो ब्लैक कॉटन सॉइल्स हैं वो कौन से ऑर्डर में आती हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए टफ था, तो वो सभी के लिए सिमिलर टफ रहता है, बट अगर आप इसको एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूएसडीए से ही मैंने लिया है, तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। अभी हमने इंडियन सॉइल्स को देखा, उनको मैप पे भी देखा, देन हमने उनको इंडिविजुअली डिस्कस किया। अगर आप यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे तो आप इजीली कोरिलेट कर पाएंगे और देन उसके बाद आप इजीली याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द क्लेई सॉइल। तो ऐसी सॉइल जहाँ पे श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग होगी क्ले सॉइल्स की, उसको किस ऑर्डर में रखा गया है? वर्टिसॉल्स में। तो हमारी कौन सी सॉइल थी? ब्लैक कॉटन सॉइल थी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल क्ले पार्टिकल दैट इज द मोनोलाइट, swelling and shrinking is takes place, so that is the vertisols. Then अगर हम एक और इजी यहाँ पे एग्जांपल है, that is the aridisols, the soils located in the arid climates। तो जो हमारा एरिड एंड डेजर्ट सॉइल्स थी वो किस में आएंगी? एरिडी सॉइल से। तो एरिड नाम ही सजेस्ट कर रहा है एरिड, तो ये एरिड आएगा। देन जेली सॉइल्स, तो जेली सॉइल जैसे कुछ नाम से समझ आ रहा है कि जेल, तो ये सॉइल्स कंटेनिंग द परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या चीज होती है? परमाफ्रॉस्ट होता है कि ऐसी सॉइल जहाँ पे जो बर्फ से ढकी हुई है या फिर बर्फ के साथ मिक्स्ड है, तो उसको हम जेली सॉल्स कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। सॉइल फाउंड इन द वोल्केनिक मटेरियल आर नोन एज द एंटी सॉइल, जो हमने रेड सॉइल में हमने देखा था। एंटी सॉइल्स आर द एनी होराइजन डेवलपमेंट, बहुत कम होराइजन डेवलपमेंट जिसमें, या फिर आप कह सकते हैं स्टार्ट हुआ होराइजन डेवलपमेंट, दैट कम्स अंडर द एंटी सॉइल्स। तो जो हम कह सकते हैं एलुवियल की लेट स्टेजेस है, जो बहुत पुरानी एलुवियल हो गई है, वो एंटी सॉइल्स में। डेसिडियस फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल्स एल्पी सॉइल, जो हमने माउंटेनियस और फॉरेस्ट पार्ट देखा था वो एल्पी सॉइल। एक्सटेंसिवली वेदर्ड सॉइल, अल्टी सॉइल, जहाँ पे वेदरिंग बहुत ज़्यादा है। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? जैसे लेटराइटिक सॉइल्स होती हैं, या फिर हमने पीटी मार्सी सॉइल पढ़ा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग हो रही है, वहाँ पे ये सॉइल्स होती हैं। बिगिनिंग ऑफ होराइजन डेवलपमेंट, जो सॉइल्स बहुत नई है, जहाँ पे होराइजन बिल्कुल बनने ही वाला है। सॉफ्ट ग्रासलैंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं बना है, यहाँ पे थोड़ा सा बन चुका है। तो ये तीनों ही जो क्लासिफिकेशन है, मॉली सॉइल्स बिल्कुल नया थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, दैट इज इंसेप्टी सॉइल्स, एंड थोड़ा सा बन गया होराइजन, दैट इज एंटी सॉइल। तो ये तीनों ही हमारा जो एलुवियल सॉइल्स होता है उसको क्लासिफाई करता है। देन इज द स्पोडोसॉइल, जो एसिडिक इन नेचर होती है। ऑक्सीसॉइल्स, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे एक्सट्रीमली वेदरिंग होती है, जैसे हमने अभी लेटराइटिक सॉइल देखा था। हिस्टोसॉल सॉइल फॉर्म इन द ऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, वो हिस्टोसॉल्स होता है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि एक जो हमारी एलुवियल सॉइल है हम उसको किस में क्लासिफाई करेंगे, वो कई सारों में क्लासिफाई हो सकती है। जैसे आपने ऊपर देखा वो एंटी सॉइल में भी क्लासिफाई होते हैं, इंसेप्टिक में भी, मॉली सॉल्स में भी, एंड कुछ पार्ट उसका एल्फी सॉल्स में भी क्लासिफाई होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक ही में क्लासिफाई करें। और ब्लैक कॉटन सॉइल्स को जनरली वर्टिसॉल्स में क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि पूरे जगह कॉमन सा ही क्ले पार्टिकल उसमें प्रेजेंट है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर प्रेजेंट इन द पीडीएफ, तो आप पीडीएफ को पढ़ें या उससे कोरिलेट करें तो डेफिनेटली आपको ये समझ आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल according to the ICAR and according to the USDA system of soil classification. So this is all about the soils of India. Hello guys, in this video we will study about the soil and its related terminologies. So basically soil stands for soul of infinite life. Soil is a three-dimensional body and you will later know why I am calling it a three-dimensional body. Soil is a three-dimensional body that sustains the flora and fauna. Okay, so your plant and animal life is going to be sustained in that soil only. Okay, your whole agriculture is dependent on your mother earth and that is your soil. Okay, so it is the core branch or it is the core part of agriculture. Without soil you can't perform agriculture. But in recent times you can also go for some soilless cultivation. That is the another concept of hydroponics, aeroponics, etc. Because as the population in increasing land is decreasing, so that's why you have to go for such alternatives also. But
the broader concept, then that is soil. Okay, so that is basically, that's why it is called as soul of infinite life. It's a three-dimensional body, and let us understand it in detail. Okay, so basically the formation of soils required many years. Okay, so 800 to 1000 years is required for a 1 inch of soil. For the formation of 1 inch of soil, it requires 800 to 1000 years, and it is going to be depleted it is going to be depleted day by day. So that's why we have to go for what? Sustainable agriculture. We have to go for subsistence agriculture. So let us understand the different related terminology of soil. Okay, so basically it is a natural source of surface of earth. Okay, so it is present in the nature itself only. Okay, so it is present in the nature itself only, and it is basically the science that deals with the natural resource on the surface of earth. Okay, so basically there are two broader concept of soil, that is pedology and edapology. So we will study it in detail. So basically it is the science that deals with the pedology and edapology. Okay, so basically father of soil science is known as V.V. Dokuchev. Okay, so V.V. Dokuchev is known as the father of soil science, and he defines soil as the natural body composed of mineral and organic constituents. Okay, so it is composed of both mineral and organic, both organic and inorganic constituents, having definite genesis. Genesis means formation. Okay, having definite genesis and a distinct nature of its own. Okay, so it has a distinct nature of its own. So basically that was the definition given by V.V. Dokuchev. Now what are the different disciplines we are going to study in soil science? So basically one is your soil fertility. Soil fertility is basically refers to the nutrient supplying capacity of the soil, whether the soil is supplying the proper nutrition to the plant or not, that comes under your soil fertility. If we talk about soil physics, then that is the branch of soil science in which the physical properties of the soils are going to be studied. Okay, so all the physical properties like your porosity, bulk density, particle density, like these properties we are going to be studied in soil physics. When we talk about soil chemistry, okay, so the chemical reactions or the chemical properties of the soils are going to be covered under your soil chemistry. Okay, when we talk about soil microbiology, so basically the microbial count, their influence, their population, when we talk about these concepts, these broader concepts with respect to what? Microbial population or microbes, then that branch of soil is termed as soil microbiology. And next is your soil conservation. Okay, as you know that soil is formed and soil is lost. Soil is formed and soil is lost in the form of erosion. Okay, so we need to conserve that eroded soil, or we need to conserve the soil from getting eroded. So that branch of soil science which deals with the study of soil with respect to the prevention or the conservation of soil. So that is termed as soil conservation, in which we study the different strategies, different methods, like your bench terracing, like your agronomic methods, okay, engineering methods. So that is termed as soil conservation. Now moving ahead. Soil is a three-dimensional body. Okay, I have earlier told you that it is a three-dimensional body because soil comprises of length, breadth, and width. Okay, so it comprises of three dimensions, that is length, breadth, and height. So that's why it is called as three-dimensional body. If you see a single pedon, then you will able to know that it comprises of length, breadth, and width. So that's why it is considered as what? Three-dimensional body. Okay, its lower surface comprises of lithosphere and above surface comprises of water and air. Okay, so basically next is your composition of soil on volume basis. So soil is composed of four factors, that is air, water, mineral, and organic matter. Okay, so what is the different ratio of these things? So basically mineral comprises of 45%. 45% of your earth, of the 45% of the soil is comprised of mineral part, 5% comprises of the organic part. So that is basically inorganic part, 5% consists of organic part, and water and air are in what? Complete dynamic motion. So these are 25 and 25%. So these are in complete dynamic form.
which accordingly shifts. So that's why it is called. That's why the ratio is 25-25. Okay, so 25% air and 25% water. Excess of one of these cause the suppression of other. Okay. Now, when we talk about the approaches of soil study, okay, so basically there are two approaches to study soil. One is your pedology and another one is your edaphology. When we talk about the soil science definition, so basically pedology and edaphology, we studied soil is the study of both the pedology or edaphology. So basically what are these two branches, pedology and edaphology? Basically pedology is the branch of soil science, or pedology is study of soil with respect to its origin and classification. When we study soils related to its origin and classification, then that is termed as pedology. And when we study the soil from the standpoint view of higher plants, then that is termed as edaphology. Okay, so that's why when we studied in agronomy, so there comes the factors, soil related factors, which are also termed as edaphic factors. Okay, so that's why they are called as edaphic factors. The soil with respect to the study of soil with respect to the standpoint view of higher plants, that is termed as your edaphology. Okay, so basically there are two branches of two approaches to study soil science, that is pedology and edaphology. When you talk about petrology, so petrology is the branch which deals with the study of rocks. Okay, so basically rocks. When we talk about the rocks, then that is petrology. And what is your what? Petrology is that thing, study of rocks. And when we talk about geology, then that is the study of earth or okay. Now next is factors of soil formation. So basically there are two factors of soil formation. One is your active factor and another one is your passive factor. Okay, and in some books you may also find a neutral factor, then that is your time. Okay, so basically what are these two soil factors? So Jenny divided these two factors. Okay, so Jenny classified the soil as soil is the function of chlorophyte. Okay, climate, relief, organism and time. Okay, so basically it is climate, relief or topography, organism, parent material and time. So these are basically the factor of soil formation. Soil is a function of 5 factors. Okay, soil comprises of 5 factors and it is a function of these 5 factors, in which these are categorized as active factor and passive factors. In some books you may also find that is your neutral factor. So basically what is your neutral factor? So that is your time. Time is considered as neutral factor. Active factor comprises of climate and organism. Okay, so basically ACO. You can easily remember it with the formula of ACO. Okay, so active factor comprises of climate and organism. Passive factor is your what? Parent material and relief or topography. Okay, topography is your how much the slope, whether it is steep or whether the land is flat land. Steep slope means it is more prone to soil erosion. Okay, so that are the 3 factors. There are the 2 factors of soil formation. What is your active factors and another one is a passive factor. In some books you may also find a neutral factor, then that is your time. Okay. Next, when we talk about weathering is the process which results in soil formation. Okay, so your rocks go through some processes which is physical, chemical and biological, and that leads to the formation of your soil. Okay, so basically weathering refers to the breakdown of rocks and then later it descends into your formation of soil. Okay, so weathering is of 3 types. One is your physical weathering, another one is your chemical weathering and another one is your biological weathering. Okay, so all the physical phenomena
phenomena like your expansion and contraction. Okay, so basically expansion during the hot summer days and then the cold winter, okay, or the cold nights, so the rocks get expanded and contracted. That leads to the formation of cracks in the rocks, and which particularly leads to the formation of soils. That is found in case of physical weathering. When we talk about chemical weathering, various chemical phenomena occur. Okay, chemical processes occur like your hydrogen, like your carbonation, okay, hydrolysis, okay, carbonation, various chemical processes that occurs that leads to the formation of what chemical, that leads to the disintegration of rocks and leads to the formation of soil. When we talk about biological weathering refers to the biological organism which involved in the disintegration of rocks. Okay, like you have seen the root exudates as well as root excavates. Okay, so you may find that the rocks which is particularly engraved with the roots. Okay, so basically that the roots of the plant disintegrate the rocks, leads to the formation of cracks in the rocks, and which later develops into the soil formation. Okay, so basically these are the three phenomena in which the weathering take place. That's all for this video. Thank you for watching the video. In this video, we will study about manures and fertilizers. So, what are manures and what are fertilizers? Manures are organically produced nutrient supplements, whereas fertilizers are synthetically produced. Okay, so fertilizers may also be organic or inorganic. Okay, so let us start the video. So basically manure are the natural substances, okay, natural substances obtained from where dead and decaying plant and animals. Okay, so that may be your FYM, that may be your compost, and that may be your vermicompost. Okay, so it may be your animal, and in case of animal products, it may be blood meal, bone meal. Okay, so manures are naturally produced nutrient supplements obtained from dead and decaying plant and animals. Okay, so they provide humus to the soil and absorbed by plants slowly. Okay, so that's why they are provided in before the crop season, so that the nutrient can release slowly. Okay, so that's why they are absorbed in plants slowly, or they are applied earlier. Okay, before the crop season, cheaper and cost effective. Okay, so they are cheaper. Okay, so their price is not too much high and they are cost effective. It causes no harm to the organism and improves soil quality. Okay, so that's why they are more popularly used in your organic farming and zero budget natural farming. Okay, the organics were specifically called manures, and the inorganics are basically fertilizers. May also be organic like your urea. Okay, so that contains carbon atoms, so that is organic fertilizer. But in general we can call fertilizer that are synthetically produced. Okay, so they are called as fertilizers. Now, what are the different types of manures? Manure can be classified into bulky organic manure and concentrated organic manure. So they depend on the nutrient concentration and the amount of nutrient which they are providing. Okay, and the amount of nutrient amount in which we are supplying it. Okay, bulky organic manure, they contain the nutrient concentration in lesser amount, so they need to be supplied in larger quantities. Whereas in case of concentrated organic manure, they are smaller. They contain higher nutrient concentration, so they should be applied in smaller quantities. Okay, so they are basically your bulky and concentrated organic manure. Now let us understand what are different types of bulky organic manure. So first come is your farmyard manure. Okay, all the residue that is left in the farm, that comes under your farmyard manure. Okay, the shedding, the twigs, the straw, that all
comes under your FYM, and the Newton concentration is NPK, that is 0.5, 0.25 and 0.5. Okay, so basically that is your Newton concentration, which is asked in many exams. Okay, so that is your Newton concentration. And now what are the different types of FIM? Okay, so the excreta of horse and sheep, that is termed as hot manure, whereas cattle manure and pig manure is called as cold manure. Now what are short and long manure? That are the if the structure of original material is lost. Okay, so that is your short manure, and if the fresh material is still visible, okay, so that is termed as long manure. Okay, now what is the different other bulky organic manure? That is compost. Okay, so basically what compost is, it is the plant material, the plant residue. Okay, that is plant waste. Okay, the process of reducing vegetable and animal refuses except dung for improving the quality of for improving and maintaining the soil fertility, that is compost. And the two processes, the two most common methods of composting are your Bangalore method and Indore method. One of them is aerobic in nature, another one is anaerobic in nature, needs turning. Okay, so what are the different types of compost? That are the compost that is obtained from the town, that is called as town refuses, town compost, and whatever that is the compost produced from the farm, that is termed as farm compost. Okay, except what animal waste. Okay, now the compost that is produced from the earth form, that is termed as vermicompost, and the most popular species that is utilized in this is Eisenia foetida. Okay, now next is your sewage and sludge. Okay, so that is the what is the solid portion and what is the liquid portion. Okay, the solid portion present in that is sewage, and the liquid portion is called as sewage water. Okay, also okay, a solid portion is called as sludge, and the liquid portion is called as sludge water or sewage water. Okay, sewage water. The sludge that settles at the bottom is called as activated sludge. Now green manure. Okay, so green manure are the most important in case of organic manure. So basically green manure crops are the crops which are incorporated and which are grown to enhance the fertility status of the soil and to protect the crop. Okay, so basically that is done in two ways, by in situ method or ex situ method. In situ method means growing of the green manure crop on that same piece of land, whereas ex situ method means taking out of leaves. Okay, leaves from another tree, like your mawa leaves, castor leaves, that are taking in the field from somewhere else, and then they act as green manure crop. So that is green manure crop, which is enhancing your soil fertility. Okay, so basically is done in two ways. Okay, so that I have told you, if it is grown in the field and if collected from somewhere else. Okay, now one question that is asked in case of green manure crop is the crop that shows stem nodulation is Sesbania rostrata. Okay, so in case of Sesbania rostrata, you may see the stem nodulation too. Okay, now the concentrated organic manure, as you all know that concentration means Newton concentration is high and they need to be supplied in lesser quantities. Okay, so what are the different concentrated organic manure? Let us know. Okay, so first one is blood meal. Blood meal contains okay, so that is the residue that is left behind from the blood blood of animals, which is dried and then used for the then used as a manure. Okay, so blood meal that contains 30 to 20% nitrogen. Okay, next is your raw bone meal, means the bone of the animals that is grinded and in powder form, that is applied as manure. Okay, now next is your fish manure. Okay, some oil cakes are also there which may be edible and non-edible in nature. Edible means like sunflower cake, groundnut cake, and non-edible means groundnut and mahua cake. Okay, so basically oil cakes are what when they are extracted, when the oil is extracted from the when oil is extracted and the leftover material, that is oil cake, which is later used as what? Organic manure. Now fertilizers are basically what? They are synthetically produced to supply
nutrient elements to the plant growth of plants. Okay, now what is organic fertilizers? So the natural fertilizer derived from plant and animals. Okay, so they are also termed as an organic fertilizer. And like urea you can say that it is organic fertilizer, but it is prohibited in case of what organic farming, because it is synthetically produced and use of synthetic is avoided in case of organic farming. Okay, now next is your inorganic fertilizer. So basically all the fertilizers are considered as inorganic in nature. Okay, so also referred as synthetic fertilizer is manufactured in artificially and contains mineral or synthetic chemicals. Okay, now the term that is soil conditioners or soil enhancers. Okay, so basically that improves the physical properties of the soil. Okay, soil physical properties is enhanced through the application of soil conditioners and also called as soil enhancers. Okay, now there is a classification of fertilizers. Let us know what in how many categories the fertilizers are classified. Okay, so basically one is straight fertilizers, second is binary. Binary means two. Okay, so straight fertilizer is that contain one major nutrient like a urea that contains approximately 46% nitrogen. Okay, so major nutrient is your nitrogen, so that is straight fertilizer which contain one major nutrient. Okay, now next is a binary fertilizer that contain two major nutrients. Okay, like your DAP that contains your nitrogen plus phosphorus. Okay, that is 18 plus 46. Okay, now next is your mixed fertilizer, that is the physical mixture of straight fertilizers, or they contain the nutrient. Okay, so physically mixed nutrients. Okay, so that is your mixed fertilizer. Now complex fertilizers mean the contains two or three primary plant nutrient. Okay, so basically that is NPK. That should contain complex fertilizer should contain at least two